नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप मुझे देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जनता की बात होती है, मुद्दों की बात होती है, बिना लाग लपेट की बात होती है। और आज मेरे साथ कुछ ऐसे शख्सियत जुड़ी हैं जो बेबाक, बेधड़क, बिना लाग लपेट के ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि जनता के मुद्दों को भी पुरजोर तरीके से उठाते हैं। मेरे इस वक्त हैं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। बहुत बहुत स्वागत सर बहुत आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। एक तो अनफिल्टर्ड मेरे शो का चैनल का नाम है और ऊपर से आप भी अनफिल्टर्ड बातें करते हैं। आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत कम राजनेता इस प्रदेश में, इस देश में बचे हुए हैं जो आप जैसी बात रखते हैं, बिना लाग लपेट, बेधड़क, जो कहना बिना हिचके कह देते हैं। ये तो आज की जरूरत है। आज राजनीति जो चापलूस लोगों के हाथों में चली गई, उसका नुकसान आम आदमी को है। आज ऐसे लोगों के हाथों में ताकत है जो स्वार्थी हैं, जो अपने हित के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। इसलिए फिर से एक बार इस किस्म की ज़रूरत आज देश को, प्रदेश को है कि उनकी बात को उनके ढंग से ही रखा जाए। ऐसे स्वार्थी लोगों को सत्ता से बाहर किया जाए, राजनीति से बाहर किया जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष में, चाहे वो अपोजिशन में है। लेकिन जिनकी वजह से प्रदेश का नुकसान होता है, राष्ट्र का नुकसान होता है। मैंने ऐसे वक़्त देखे हैं राजनीति में जी। ऐसे नेता देखे हैं जिनकी बात के ऊपर लोग आंख मीच करके विश्वास करते थे और वो जो जनता के बीच में कह देते थे वो फिर उसका नफ़ा नुकसान नहीं देखते थे, वो जनता से किया वायदा पूरा करते थे। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ चौधरी देवीलाल जी का। मुझे याद है 89 में जब चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि मैं कांग्रेस को सत्ता से बाहर करूँगा, और उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया जी। अलग अलग राज्यों में जाकर के ऐसे लोगों को मिले जिनकी सोच कांग्रेस से मेल नहीं खाती थी, जो कहीं न कहीं कांग्रेस को सत्ता से बाहर देखना चाहते थे। लेकिन उनको एक प्लेटफार्म पे लाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। उसका शुरुआत चौधरी देवीलाल ने करी। उस वक़्त कांग्रेस से 4 लोग निकले, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान और वीपी सिंह, और एक और थे उनके साथ। चौधरी देवीलाल ने, क्योंकि वीपी सिंह ने एक ऐसे इशू पे रिज़ाइन किया था, फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि जिससे देश का नुकसान हो रहा था, और चौधरी देवीलाल ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि मैं वीपी सिंह को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। ये बात जब उन्होंने कही तो ये किसी के गले नहीं उतर रहा था भी ऐसा हो सकता है क्या। और जब चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई और मीटिंग बुलाई गई संसदीय दल की, उस मीटिंग के अंदर सर्वसम्मति से चौधरी देवीलाल को नेता चुन लिया गया और चौधरी देवीलाल को सबने बधाई दे दी और ओथ का दिन भी तय हो गया। लेकिन उन्होंने उसी वक्त एक बात कही कि मैं जनता से वायदा करके आया हूँ। मैंने कहा कि वीपी सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं वीपी सिंह को अपनी तरफ से इस पद के लिए नॉमिनेट करता हूँ। एक तो वो लोग थे जो कह देते थे, उस चीज़ को पूरा करते थे, निभाते थे, और एक आजकल के राजनेता है जो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को उनकी भाषा कुछ और हो जाती है। इसलिए लोगों के अंदर विश्वास, अगर आपने जो लोगों का विश्वास जीतना है, लोगों के अंदर अपनी ठीक जगह बना करके रखनी है, तो फिर खुल करके लोगों की बात को आपको कहना पड़ेगा। आपको जुबान का धनी कहते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला मतलब जुबान के धनी है। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का खून है।
जिन्होंने कभी जनता के साथ धोखा नहीं किया, कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं करी। मैं भी जब तक राजनीति करूंगा निस्वार्थ करूंगा, लोगों के लिए करूंगा, अपने लिए नहीं। लेकिन नुकसान तो उठाना पड़ता है आपको। कोई फर्क नहीं पड़ता। नफा और नुकसान मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में, ना उन्होंने देखा। चौधरी देवीलाल कौन से सारी उम्र सत्ता में रहे थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कौन से सारी उम्र सत्ता में रहे। लेकिन आज जितना बड़ा उनका कद और नाम है इस देश के अंदर किसी व्यक्ति का नहीं है। यह आपने अपनी आंख से देखा होगा, जब चौटाला साहब का निधन हो गया और उनके निधन के बाद जो लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए आते थे, लाखों लोग उन 12 दिन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद मेरे से आकर के मिल करके संतावना दे करके गए थे। वो पीढ़ी तो खत्म हो चुकी है, उन जन नेताओं ये की उनकी कमाई थी। और कमाई इसी बात की थी ना कि जो कहा किया, लोगों के लिए लड़े, लोगों के साथ जहाँ कहीं भी किसी भी सरकार ने अनदेखी करने की कोशिश करी, चाहे केंद्र ने करी चाहे प्रदेश ने करी, उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उस लड़ाई में लोगों के साथ खड़े हो गए, नफ़ा नुकसान नहीं देखा। बहुत दफ़ा हमने नुकसान उठाया, पर कभी ये नहीं था कि हमने किसी के सामने ये बात उजागर करी या कहा कि इससे मेरा नुकसान हो। हमने कहा कि हमने लोगों की लड़ाई लड़ी है, लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद हमें लगा था कि मजबूत विपक्ष मिला है इस बार प्रदेश को। विपक्ष हमें नजर नहीं आया, करीब 9 महीने हो गए। लेकिन आपकी पार्टी में भले 2 विधायक चुनकर आए हों, आपकी पार्टी में हमें लगा कि ये चुनाव सिर्फ 2 सीट का नहीं, अब संजीवनी जैसा काम किया। आप पूरे एक्शन मोड में आ गए हैं। कार्यकारिणी का गठन होने के बाद पदाधिकारी आपने नियुक्त कर दिए। लेकिन एक दिलचस्प पहलू देख रहे हैं हम पिछले कुछ दिनों से कि रोहतक में सरगर्मियां बहुत तेज हो गई इन एलओ की, खासतौर पर आपकी अपनी पर्सनल जो इंटेंशन हम वहां पर देख पा रहे हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सेंधमारी अब आपका बड़ा लक्ष्य? हुड्डा का गढ़ था ही नहीं। रोहतक नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश जो है वो चौधरी देवीलाल का था, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने इस प्रदेश को बनाया था। और चौधरी देवीलाल मैम से अनेक बार विधायक रहे, वहीं से चीफ मिनिस्टर बने, रोहतक से सांसद रहे, देश के उप प्रधानमंत्री बने। हुड्डा का गढ़ कैसे कह सकते? हुड्डा का तो दाव लगा था चौधर के नाम के ऊपर। झूठ बोल करके लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था, और आज बिल्कुल पूर्ण रूप से वॉश आउट हो गया, पता लग गया लोगों को। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगर कहीं जा कर के आप नाम लेते हो 4 लोगों के बीच में, तो लोग कहते हैं तो बड़ा धोखेबाज है, इसने हमें मरवा दिया, बड़ी गद्दारी करी है इसने। आज बीजेपी जो सत्ता में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही है, क्योंकि हुड्डा बीजेपी के साथ मिला हुआ है। ये बात मैंने अनेक प्लेटफार्म पे साबित करी है। और अब तो आम आदमी की ज़बान पे ये चर्चा है कि हुड्डा और भाजपा मिलकर के प्रदेश को लूट रही है, बर्बाद कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल मैं पूछ रही हूँ कि आप रोहतक में अब हैं, एक्टिव हैं, पूरी तरह से हमें नजर आ रहा है। साथ में जेजेपी ने भी अपना मुख्यालय खोल लिया, पोस्टर पे फोटो लगा दी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। ये सियासी लड़ाई, कभी विरासत की लड़ाई, कभी विरासत की लड़ाई, सियासत की लड़ाई हो जा रही है। मैं आपको फोटो के लिए एक उदाहरण बता देता हूँ। अजीत पवार और शरद पवार जब अलग हुए तो अजीत पवार ने चौधरी अपने उनका शरद पवार साहब का फोटो लगा लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इलेक्शन कमीशन में उसकी कंप्लेंट हुई। इलेक्शन कमीशन क्योंकि बीजेपी के हाथों की कठपुतली थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई फैसला नहीं दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार की पार्टी को जाना पड़ा। और जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पे ये टिप्पणी करी और एक आदेश पारित किया कि आप शरद पवार का फोटो नहीं लगा सकते, क्योंकि शरद पवार की अपनी एक पार्टी है, वो एक पार्टी के मुखिया है, और आप उनका फोटो लगा नहीं सकते। अगर फोटो लगाओगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अजीत पवार को फोटो हटाना पड़ा। ये तो हमारे गद्दार हैं। इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जीते जी कभी फोटो नहीं लगाया। कभी उन्होंने अपने मंच पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जिक्र नहीं किया। अजय सिंह का इलाहाबाद का मेरे खिलाफ जब ये बाई इलेक्शन में भाजपा के प्रचार में घूम रहे थे, तब उसने बयान दिए थे
और ये कहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार वोट मांगने आएगा, कितनी बार ये कहेगा कि मैं एक धोती कहूँ, दो धोती कहूँ। मतलब वो तो इस इंतजार में थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कब मतलब उनका निधन हो, कैसे हो, क्या हो। मतलब उनकी सोच बहुत छोटी थी। अब उनका दिवालिया पिट गया, अब उनको कोई मुंह नहीं लगाता, अब उनको उनकी औकात का पता लग गया। तब कहते हैं कि हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगा करके लोगों के बीच में जाएंगे। लोग बहुत समझदार हैं, लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे इनसे। मैं इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखूंगा कि इन्होंने अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोस्टर पे फोटो लगाया तो वो तो हमारी पार्टी के मुखिया रहे हैं, वो हमारी पार्टी के संस्थापक हैं, उनका फोटो वो कैसे लगा सकते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन को लिखूंगा कि उनको रोका जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि आपकी खुद का आदेश है और उस आदेश के मुताबिक इनको रोक दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इनको रोका जाएगा। ये नहीं लगा सकते फोटो, और फोटो लगाएंगे तो हमारे कार्यकर्ता इनका विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इनके साथ सख्ती से भी पेश आएंगे। हम गद्दारों को किसी कीमत के ऊपर, जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरा घोंपा, जिन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों के साथ विश्वासघात किया, ऐसे लोग फोटो कैसे लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, अभी जब आप यहाँ नहीं थे तो एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ। जल योद्धा की उपाधि भी आपको आपके कार्यकर्ता पार्टी के लोग देते हैं, और एसवाईएल तो संजीवनी है ही पूरे हरियाणा के लिए। बीबीएमबी में जो हमारा हिस्सा बनता है वो भी पंजाब ने कहा कि हम आपको एक बूंद पानी नहीं देंगे। यहाँ बीबीएमबी में मुख्यमंत्री, जब तत्काल मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, उसके बाद हमारा कोई कैडर का अधिकारी नहीं है, और अभी भी हमें कोर्ट जाना पड़ता है, ना कि सरकार कुछ कर पा रही है। इसमें सरकार की नालायकी है या पंजाब जानबूझकर इस पूरे संघीय ढांचे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? ये नालायकी है। कमज़ोर लोगों के हाथ में सत्ता है। अगर पंजाब ये कहता है, मुख्यमंत्री और पंजाब की सारी पार्टियां जो केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस किस्म की भाषा बोलते हैं, जो ये कहते हैं हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। आप एक पिछले दिनों आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, उसको पढ़ें। उसमें ये लिखा हुआ था, जो ये कहते हैं ना हमारे पास एक बूंद पानी सरप्लस नहीं है, उसी से इनकी पोल खुल जाती है। पिछले 10 साल का एनालिसिस था उसमें कि अगर 1 लीटर पानी एक आदमी को दिया जाता है तो वो 1 लीटर पानी यूज़ करने की बजाय उसमें से 60% जो है 100 में से यूज़ करता है, 40% एक्सेस वाटर है आज भी। मतलब वो फालतू पानी है, जितना उनको मिला है उनके हिस्से का, उससे 40% फालतू यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़ करते नहीं, मतलब बेकार जाता है। नंबर 2, वो कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे। तो भाई पानी नहीं दोगे, आपके पंजाब से पानी आ रहा है इसलिए आप रोक रहे हो, आप पुलिस फोर्स लगा रहे हो, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। हम कल को इनकी सड़कें बंद नहीं कर देंगे, जाएंगे कहाँ से, रास्ते कौन से इनके पास जाने के। हमने फैसला कर लिया, हमने पहले मेमोरेंडम दिए, हमने आराम से प्यार से इनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन इनके समझ में नहीं आएगी। हमारी सरकार कमज़ोर है। अगर सरकार मजबूत होती, उन्होंने अगर पुलिस से वहाँ ताले लगा दिए तो सड़क पे इनके खिलाफ ताले लगा दे, कोई रोक देगा आपको? आप अगर ये कहते हो कि सरकार अगर ऐसा काम करेगी तो कल को कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगी, आप अपनी पार्टी के लोगों को आगे कर दो। हमारी पार्टी जो है इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। हमने पहले भी पानी के लिए लड़ाई लड़ी, चौधरी देवीलाल ने लड़ी, चौटाला साहब ने लड़ी, मैंने एसवाईएल को लेकर के लंबे समय तक संघर्ष किया, जेल भरो आंदोलन चलाए, लाखों लोगों ने गिरफ्तारियां दी। सरकार की हिम्मत नहीं थी कि जेल में ले जाकर के बंद कर दे, गिरफ्तार करते थे, वहीं रिलीज कर देते थे। अब इस किस्म के हालात कर दिए कि पीने के पानी की भी किल्लत आ गई प्रदेश में। हमने फैसला कर लिया, कल ही हमने बैठ कर के फैसला किया है कि हम पहले गवर्नर से मिलेंगे 21 तारीख में, 20 तारीख में, जिस दिन भी महामहिम यहाँ आ जाएंगे, अभी बाहर गए हुए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप इसमें दखल करें। अगर कोई ठीक नतीजा नहीं सामने आया तो 25 तारीख को हम एक दिन के लिए सांकेतिक पंजाब के सारे रास्ते बंद कर देंगे, और वो एक दिन का सांकेतिक बंद करके पंजाब की सरकार को चेतावनी देंगे
कि भाई या तो पानी दे दो, नहीं दोगे तो एक दिन के लिए नहीं, फिर हम तब तक उसको परमानेंट बंद कर देंगे जब तक हमारे हिस्से का पानी हमें पूरा नहीं मिल जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि पूरा राजनीतिक खेल ही खेला जा रहा है? पहले दिल्ली में नायब सिंह सैनी को एक मोहरा बनाया आप एक चीज समझो, बीजेपी ने। हाँ। आप एक चीज समझो, मैं कह रहा था ना भी आज राजनीति स्वार्थ की होगी, ये स्वार्थ आपके सामने है। पंजाब में कांग्रेस वही मेरे और से सवाल पंजाब में बीजेपी दोनों इसका विरोध करती है कि हम पानी नहीं देंगे। सेंटर में बीजेपी है, प्रदेश में बीजेपी है, वहाँ केवल क्योंकि चुनाव है, चुनाव में पंजाब में 2027 में, हाँ, उस चुनाव को मद्देनजर रख करके वो लोग विरोध नहीं कर पा रहे। विरोध नहीं मतलब वो सिर्फ स्वार्थ है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों कहती है कि हम पानी लेंगे, सड़क पे एक भी नजर नहीं आ रहा आपको उनमें से, कोई दिख रहा है इनमें से कोई? मैं तो पहली बात ही आपको बोली थी कि विपक्ष तो दिख ही नहीं रहा है, किसी का कोई स्टैंड, विपक्ष है नहीं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हुड्डा भाजपा के साथ मिला हुआ है, तो विपक्ष कहाँ होगा? कितने कांग्रेस के ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने भाजपा का गुणगान किया खुल करके? बिल्कुल किया। तो फिर विपक्ष किसको कहोगे आप? अगर आप चीफ मिनिस्टर की बड़ाई करते हो, उसके मंच पे जाते हो, आप उससे जाकर के रिक्वेस्ट करते हो, तो इसका मतलब आप तो मिले हुए लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, बेईमान हो। तो ऐसे लोगों को बेनकाब करना जरूरी है। इसके लिए मैं जून के महीने से कार्यक्रम बना रहा हूँ, गांव-गांव में, शहर-शहर में, कस्बों में जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा, इनकी पोल खोलेंगे। हम एक बड़ा पोल खोल अभियान चलाएंगे जिसके तहत सारी चीज़ें लिखित रूप में लोगों के सामने देंगे कि आप इसको पढ़ो अच्छे से, एक पोस्टर निकालेंगे। यहाँ आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय पार्टियां होनी चाहिए जब ऐसे संघीय ढांचे पर चोट की जाती है? मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि क्या मामला पूरा समझ में आ रहा है। दिल्ली में जब चुनाव थे विधानसभा के, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना का मुद्दा बहुत उठाया। इससे बेनिफिट भी बीजेपी को मिला, चाहे जितना मिला उसका विश्लेषण हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन फायदा हुआ उस मामले का। और अब 2027 में जब पंजाब में चुनाव है, तो सरगर्मियां मुख्यमंत्री की डेराबस्सी हो, जीरकपुर हो, यहाँ पर देखने को मिल रही थी। वो आनंदपुर साहिब तक जाते हैं, मनोरंजन कालिया के घर पर अगर अटैक होता तो वहां पर भी जाते हैं। और उधर आम आदमी पार्टी को भी लग रहा था कि जो गलती हमने दिल्ली में की वो हम यहाँ दोहराएंगे नहीं, और दिल्ली की पूरी आम आदमी पार्टी अब पंजाब में है, ये सबको मालूम है। तो क्या इन दोनों पार्टियों की राजनीति की भेंट हरियाणा की जनता नहीं चढ़ गई? कोई आवाज उठाने वाला है नहीं आज? दिल्ली में जो चुनाव हुआ था, अब बीजेपी नहीं जीती, वहाँ आम आदमी पार्टी हारी है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसलिए हराया कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री था वो केवल दो बात करता था सारा दिन, एक तो स्कूल की, एक स्वास्थ्य सेवाओं की, जो सिर्फ ढकोसला था। लोग इन बातों से परेशान हो गए थे, इसलिए लोगों ने फैसला किया कि इसको निकालो यहाँ से। और दूसरा, दोनों पार्टियां झूठ की राजनीति करने लगी थी, और उस झूठ की राजनीति में मान के चलो कि केजरीवाल को उन्होंने कमज़ोर कर लिया। फिर वहाँ पे पैसा, अनाप शनाप पैसा चला। आज पैसे का दुरुपयोग भी बहुत बड़ा है राजनीति में। इलेक्शन के टाइम में कई कई करोड़ रुपया लोगों के बीच में वोट खरीदने के लिए बांटा जाता है। ये भी एक बड़ा उदाहरण है आज की डेट में। आज पंजाब की वजह से हरियाणा के साथ जिस किस्म का व्यवहार हो रहा है, वहाँ के चुनाव को देख करके कांग्रेस, बीजेपी, आप पार्टी जो है आपस में मिल करके कुछ हरियाणा का नुकसान करना चाहती है, हम इसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे। दूसरा मैं आना चाहती हूँ, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगे आपको विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव जब हुए तो कांग्रेस की हवा की बातें हो रही थी कि कांग्रेस की बहुत हवा, लेकिन आपकी पार्टी को भी कम नहीं आंका जा रहा था। लेकिन 2 सीटें आई। जो सिरसा लोगों ने, जो सिरसा सीट थी, सिरसा सीट माहौल लग रहा था कि इस बार इनेलो मजबूत है, यानी जो आपने एक सेक्रीफाइस किया था, त्याग किया था, जब किसी ने त्याग ऐसा नहीं किया, आपने अपने विधायकी से इस्तीफा दे दिया किसानों के हक में, तो माहौल था, ग्रामीण अंचल में आपका साथ लोग दे रहे थे। लेकिन सिरसा विधानसभा सीट पर जब आपने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, हलोपा के उम्मीदवार को समर्थन किया, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वहां से हटा लिया। एक तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, भावनात्मक फैसला था या सोच समझ कर लिया गया फैसला था? आपको लगता है कि इस फैसले से आपको नुकसान हुआ, खासकर इलाहाबाद सीट पर? मैं आपको बताता हूँ, जब
गोपाल कांडा ने मेरे से बात करी। सेतिया पहले हमारा ही कैंडिडेट था, लेकिन सेतिया कांग्रेस में चला गया। सेतिया जब कांग्रेस में गया, मैंने पिछली बार सेतिया को सपोर्ट करी थी वहाँ से, और बड़े थोड़े से मार्जिन से हारा था। मेरे ख्याल कोई 800-1200 वोटों से हारा 600 कुछ वोट। चलो 600 जितने से, हाँ। थोड़े से वोट से हार गया था। इस बार गोपाल कांडा ने आकर के मेरे से बात करी और ये कहा कि हम मिलकर के लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा कि तू कल को भाजपा के साथ चला जाएगा। उसने मुझे कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आपसे वायदा है। राजनीति में विश्वास किया जाता है। मैंने उस पर भरोसा किया और उस भरोसे का मुझे नुकसान हुआ। नुकसान मेरा और किसी ने नहीं, प्रेस के लोगों ने ज़्यादा किया। कांग्रेस ने एक प्रचार किया दब करके कि अभय सिंह तो गोपाल कांडा के माध्यम से भाजपा के साथ हाथ मिला चुका है। आपको बी टीम बताते हैं, जबकि आप हुड्डा को बी टीम बता रहे थे। मैं तो साबित करता हूँ, और हुड्डा को मैं नहीं बी टीम बताता, अब पूरा प्रदेश बताता है। आप बात बताता है कि नहीं बताता है पूरा प्रदेश, या मैं आज भी गलत कह रहा हूँ? आप किसी प्रेस के साथी से पूछें, आम जनता में किसी भी आदमी से पूछ ले, वो सीधा ये कहेगा हुड्डा ने मरा दिया। कहता है कि नहीं कहता है? मुझे उसका नुकसान हुआ, मैं मानता हूँ इस बात को। मेरा नुकसान नहीं, ये राजनीतिक नुकसान प्रदेश की जनता का किया हुड्डा ने। आज लोगों का मन था कांग्रेस को सरकार बना करके देने का, लेकिन हुड्डा ने पहले तो कांग्रेस में इस बात का प्रेशर बनाया कि जितने सिटिंग एमएलए हैं उन सबको टिकट दिया जाए, जबकि सर्वे की जो रिपोर्ट थी, चाहे मेरा सर्वे करवाया हुआ था, चाहे कांग्रेस का था, चाहे किसी अन्य दल का था, सब में ये आ रहा था कि कांग्रेस सीट तो 30 जीत सकती है, लेकिन 16 ऐसे लोग हैं इनमें जो सिटिंग एमएलए, अगर उनको टिकट दे दिया गया तो वो हार जाएंगे। नतीजा जब निकला वो चीज़ सही साबित हुई। कांग्रेस के 16 सिटिंग एमएलए हारे, हाँ बीजेपी जीती। तो हुड्डा ने भाजपा के साथ हाथ मिला करके कांग्रेस हाईकमांड पे ये प्रेशर बना करके कि सीटिंग को सबको देना पड़ेगा, नहीं भगदड़ मच जाएगी, और उनको टिकट दे दी। यहाँ कुछ और एक फॉर्मूला लगाया जा रहा है हमारी नहीं, तरफ नहीं, से भी। कोई फॉर्मूला ये कि वो दबाव की राजनीति करना चाहते थे, इसलिए जो उनका नहीं, ग्राफ जा दबाव रहा था की नहीं है। 60-65 से ऊपर, वो ले आए नीचे कि 50 से नीचे नीचे रखो नहीं, इसको। नहीं, नहीं, वो कोई दबाव की राजनीति नहीं करना चाह रहा था। वो तो भाजपा के इशारे पे काम कर रहा था। उसके बाद लास्ट में जो टिकटें बंटी थी, उनमें 9 सीटें ऐसी थी 15 में से, जिनके ऊपर ऐसे डम्मी लोगों को टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से, जिनको 100% लोगों ने हराना था, जिनको कोई शक्ल से भी नहीं जानता था। ऐसे लोगों को जब टिकट दी तो फिर नेचुरल है कि लोगों ने सोचा यार इससे अच्छा तो जो कम से कम पुराने हैं, जिनको देख रखा है, इन पे विश्वास कर ले दोबारा। कांग्रेस तो मिल गई, मार रही है। ये तो सारी चीज़ें अब सामने आ गई। और अभी 9 महीने से भी सीएलपी लीडर नहीं चुन पाए, और बिना सीएलपी लीडर के सेशन चल रहे हैं। आप सीएलपी लीडर की बात करते हो, जिस पार्टी का राजनीतिक संगठन नहीं होगा उसका हर्ष क्या होगा? यही हर्ष होगा कि नहीं होगा? हरियाणा सरकार में दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दूसरा कार्यकाल है, अब तो वक्त भी काफी हो गया। कैसा आकलन करते हैं आप मुख्यमंत्री के तौर पर? सरकार मुख्यमंत्री है नहीं, डमी है। मुख्यमंत्री कौन है फिर? खुद कोई फैसला नहीं ले सकता, दिल्ली से फैसले लिए जाते हैं। दिल्ली में चाहे वो अमित शाह जी फैसला लें, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी लें, वो ही तय करते हैं कि हरियाणा को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है। अकेले हरियाणा में नहीं, आज राजस्थान की हालत भी ऐसी है, आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हालत भी ऐसी है। बीजेपी को मजबूत चेहरा चाहिए ही नहीं? नहीं, स्टेट में नहीं चाहिए। स्टेट में वही मैं स्टेट में वो बीजेपी की सोच मेरे हिसाब से जो है, वो केवल एक आदमी के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। कोई दूसरे नेता को उभरने नहीं देना चाहते, उसको दबा करके रखते हैं, कमज़ोर करके रखते हैं। और शायद इसलिए चाटुकारिता की भी सारी हदें पार कर दी गई। कल मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि देश की सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। हाँ, तो ऐसे लोगों को 1 मिनट में हटा देना चाहिए। नहीं हटाए तो लोगों को इतना बड़ा विरोध कर देना चाहिए कि ऐसे लोग घर से बाहर नहीं निकले। ये लोग तो मतलब आप ये मान के चलो कि हमारी सेना को अपमानित करते हैं, जिन पे हमें गर्व है, जिनकी वजह से आज आप आज़ादी की सांस ले रहे हो, जिन्होंने अपने प्राणों की कभी परवाह नहीं करी। अभी जो जितने ऑपरेशन हुए आज तक के, हर ऑपरेशन में देश का नाम उन्होंने बड़ा किया है।
ये उनको कहते हैं कि इनके पैरों की धूल मिट्टी है, उनकी नस मस्तक हो गए। ऐसे लोगों को किसी कीमत के ऊपर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। एक बहुत ये महत्वपूर्ण ये डिबेट। ये ये भाषा तब बोली जाती है जब विपक्ष कमजोर होता है। अगर विपक्ष मजबूत हो तो फिर हिम्मत नहीं है किसी की कि इस तरह के फजूल के बयान कोई दे दे। एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट चल रही है पूरे देश में जातिगत जनगणना को लेकर। जातिगत जनगणना राहुल गांधी लंबे वक्त से ये डिमांड कर रहे थे कि होनी ये चाहिए। राजनीति है सारी। हाँ, वही मैं समझना चाहती हूँ। लोगों अब को पहले बीजेपी कहती कि ये नहीं होना चाहिए, जातियों में नहीं बांटेंगे। अब अचानक से बीजेपी ने फैसला कर लिया, वो भी जब भारत पाकिस्तान के बीच में इतना तनाव था कि हम करवाएंगे। ये यू टर्न था, कांग्रेस कह रही यू नहीं टर्न था, नहीं नहीं, दबाव था, भाजपा और बीजेपी कहती मास्टर स्ट्रोक है। अब हम कैसे समझें इसको? भाजपा ने हमेशा लोगों को बांट करके ही सत्ता में आने का काम किया है। कभी मुसलमान हिंदू की बात करी, कभी सिख और हिंदू की बात करी, फिर अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जातियों के हिसाब से इन्होंने एक विवाद खड़ा किया। हरियाणा में जाट नॉन जाट की राजनीति करी, महाराष्ट्र के अंदर आपके उसकी जो मराठा नॉन मराठा की राजनीति करी, गुजरात में पटेल नॉन पटेल की राजनीति करी। इन्होंने कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं। रेड्डी के खिलाफ रेड्डी नॉन रेड्डी की राजनीति करने का काम किया। जहाँ जैसा माहौल इनको दिखा कि यहाँ इस जाति को गाली दोगे तो उससे आपको यहाँ फ़ायदा मिलेगा, उन्होंने आंख बीच करके उसका विरोध किया। यहाँ खुल करके जाट नॉन जाट के नाम की राजनीति हुई है। लेकिन आप जातिगत जनगणना को सही मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए? मैं कहता हूँ इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना हो और उसके अंदर भी आरक्षण इस किस्म का आए कि आर्थिक आधार पे हर व्यक्ति को सुविधा मिले। दूसरा एक जो बड़ा सवाल था, मैं आपकी पार्टी की रूपरेखा समझना चाहती हूँ। फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको? क्या रणनीति है आगे? आप सेशन में भले ना हो, लेकिन आपके बेटे हैं, एक और विधायक आपके परिवार से ही हैं, और हम वहाँ पर देखते हैं कि वो आप जैसा रुतबा तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो शुरुआत वो पायदान हम देख रहे हैं कि वो शुरुआत वहाँ से हो गई है कि कोई तो है जो आवाज़ उठाता है। आप निश्चिंत रहो, शुरुआत है। अभी एक सेशन हुआ है, 2 सेशन हुए हैं। अब आगे आपको मेरी कमी महसूस नहीं होगी विधानसभा में। और विधानसभा के बाहर हमारी पार्टी जो है पूरे तौर पे विपक्ष की भूमिका निभाएगी और लोगों का मन जीतने का काम करेंगे। हमारे साथ अनेक दफ़ा इस किस्म के उतार चढ़ाव आए हैं पार्टी में। सब राजनीतिक दलों में आते हैं। कभी भाजपा भी एक ऐसी पार्टी थी जिसके 2 सांसद थे, आज 15 साल से सत्ता में है। ये कोई किसी की बेपोती नहीं है। लोगों का विश्वास है, जिस पे लोगों का विश्वास जमेगा वो सत्ता में आ जाए। हमने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी, आगे भी उनकी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आपने वक्त निकाला अनफिल्टर्ड के लिए। बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। आपने नया चैनल शुरू किया, परमात्मा आपको सक्सेस दे। आप ईमानदारी से अपने चैनल को आगे बढ़ाएं और लोगों तक, प्रदेश में जो आज हो रहा है, देश के जिस किस्म के हालात हैं, वो लोगों तक पहुँचाएँ। इसके लिए आपको फिर एक बार बधाई। थैंक यू।